इस वीडियो में समझते हैं यार थेल्स थ्योरम, या इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम का क्या कहना है यार, ये थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, पहले थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, कोरोलरी पार्ट। ठीक है, कोरोलरी क्या होता है? जब कोई हम एक थ्योरम या कोई भी एक चीज अगर प्रूव कर देते हैं ना, तो उस प्रूवन स्टेटमेंट से और हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग कोरोलरी पढ़ेंगे। काफी सारे स्टूडेंट यार कोरोलरी को स्किप कर देते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसका यूज होता है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कोरोलरी समझ लें यार, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में यार हमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो। और इसका हमें कन्वर्स भी पढ़ना है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस वीडियो में समझते हैं बीपीटी को, ठीक है। तो देखो, इसका क्या कहना है यार, इस थ्योरम का ये कहना है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, मान लो, ठीक है, कोई सा भी, कैसा भी ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसा भी, बस एक ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लो और उस ट्राइंगल में किसी भी दो साइड को एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है। मान लो इस साइड में हमने एक ये पॉइंट ले लिया, इस साइड पे ये एक पॉइंट ले लिया और हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये जो लाइन बनी, ठीक है, अगर 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 इफ ये वाली लाइन डीई जो बनी वो बीसी के पैरेलल हो जाए, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये लाइन अगर गलती से बीसी के पैरेलल है, ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं? देन दिस साइड बाय दिस साइड, एडी बाई बीडी, देन एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी, ठीक है, ऐसा होगा। अगर डीई बीसी के पैरेलल होगा, अगर डीई बीसी के पैरेलल होगा, तो एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होगा। यही थेल्स थ्योरम का कहना है, बस। इफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बस इतना ही कहना चाहता है ये थ्योरम, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करके दिखाएं, तो वो हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। और कन्वर्स में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कन्वर्स में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, हमने दो पॉइंट ट्राइंगल की दो साइड पे दो पॉइंट को लेके जोड़ा, ठीक है, और उसकी जो साइड बने वो प्रोपोर्शनल हो गए। इफ दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तब लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है, ये कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मतलब समझ में आ गया होगा। थेल्स थ्योरम का कहना है, क्या कहना चाहता है थेल्स थ्योरम, कि अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो, तो बहुत सिंपल है। गिवन में हमारे पास क्या है उसको लिख लो, गिवन इंफॉर्मेशन में। अच्छा, एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई और वो लाइन बाकी दो साइड को कट कर रही है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन इतनी नीचे भी बन सकती है, इतने ऊपर भी बन सकती है, कहीं भी हो सकती है ये लाइन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बीचों बीच ट्राइंगल के हम बीचों बीच बनाए, नहीं। ये जो लाइन है, मान लो इतने नीचे है, यहां पे भी है, तो क्या होगा, ये दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड, ठीक। तो गिवन में हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, टू प्रूव, ठीक है, प्रूव हमें ये करना है कि एडी बाई बीडी, ठीक है, एडी बाई बीडी लिखो, डीबी लिखो, उन सब से यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये हमें प्रूव करना है। ये बी नहीं दिख रहा है यहाँ पे यार, बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज प्रूव करना है। तो अब देखो, प्रूफ करने से पहले यार हमें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, कि पॉइंट डी से एक लाइन बना लो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर। चाहे एक काम करते हैं, इस फिगर को हटा देते हैं जो, और अपना फिगर बनाते हैं यार, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया डी ई, ठीक है। पॉइंट डी से हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, एसी के ऊपर परपेंडिकुलर, और पॉइंट ई से एक लाइन बनाएंगे ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये लिख लो, ड्रॉ डी, एम नाम दे दो, एम और एन, कुछ भी नाम दे सकते हो यार तुम। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है, एंड
ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो हमें क्या चाहिए, AD बाई BD लाना है किसी तरीके से, AD बाई BD। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में काम और करते हैं, और इन दोनों को भी जोड़ दो, DC को जोड़ दो और EB को जोड़ दो। ठीक है, जॉइन DC एंड EB। ठीक है, अब तुम देखो प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, AD बाई BD हमें लाना है। देखो AD बाई BD कैसे आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखो एक ये ऊपर में ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को ले लो। ठीक है, और एक तुम एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो। इन दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया पहला स्टेप हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए तीन साइड है यार, हम इसको बेस ट्रीट करेंगे, ये हमारे लिए बेस हो गया। तो अगर हम इसको बेस बोल रहे हैं तो ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये बेस है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेस है तो ये हाइट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस के जगह पे AD लिख दिया, और हाइट के जगह पे EN लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये तुम बताओ इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो हाफ, इसमें भी यार वही लगेगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस हम BD को बोल रहे हैं। ठीक है, तीन साइड यार, बेस किसी को भी बोला जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, AD बाई BD लाना। तो यहाँ पे हमने AD ले लिया। इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो हम बोलेंगे BD को। तो अब तुम बताओ BD के कॉरेस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का हाइट क्या होगा। ठीक है, तुम बोलोगे यार इस ट्रायंगल के अंदर तो हाइट बना हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे एक ऐसा बन रहा है। ठीक है, BDE। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इसको हमने बोला बेस। तो भैया इसको हाइट मत बोल देना, ये हाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन बनी ना NEN, इस वाले ट्रायंगल का भी हाइट यही है। हाइट बोलोगे यार, हाइट तो ट्रायंगल के अंदर है ही नहीं। तो यार किसने बोला हाइट जो है वो ट्रायंगल के अंदर है, हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखो अगर ट्रायंगल मान लो इस शेप का है, ठीक है, तो ABC, अगर हम इस लाइन को बेस ट्रीट कर रहे हैं, हम हाइट बनाएंगे, तो जो ट्रायंगल की हाइट बन रही है वो ट्रायंगल के अंदर बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस तरीके का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है मान लो ABC। ठीक है, और अगर हम इसको बेस ट्रीट करें, इस लाइन को हम बेस ट्रीट कर रहे हैं और हाइट अगर हम बनाएं, तो यहाँ भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो अंदर बन गई। लेकिन अगर हम इस लाइन को बेस ट्रीट करें, हम इसको बेस बोल रहे हैं, तो हाइट हमें कहां से बनाना पड़ेगा, यहां से। तो जो ट्रायंगल का हाइट होगा वो ट्रायंगल के बाहर बन गया। देखो ये हो गया, और इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना होगा, कोई नाम देना होगा पॉइंट E। तो जो AE है वो ट्रायंगल ABC का हाइट है। तो ट्रायंगल का हाइट बाहर बन सकता है यार। ठीक है, और ट्रायंगल का जो हाइट है वो ट्रायंगल की बाउंड्री पे भी बन सकता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, अगर हम इसको बेस ट्रीट कर रहे हैं तो यही इसका हाइट हो गया। तो जो ट्रायंगल का जो साइड है वही यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है। अगर हम इसको बेस ट्रीट करें तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बेस ट्रीट करें तो हाइट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट था, आई होप कि ये दूर हुआ होगा। तो अब आते हैं वापस। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है हमारा BDE, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को जब लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका हाइट हो गया। जो EN है ना, वही इस वाले ट्रायंगल का भी हाइट है। ठीक है, तो हाफ BD इंटू हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे। ठीक, क्लियर, यहाँ तक होना चाहिए। तो अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो हाफ हाफ कट के खत्म हो गया, EN कट के खत्म हो गया, सिर्फ क्या बच गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, चलो शॉर्ट में, इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, AD बाई BD। और देखो हमारे पास आ गया AD बाई BD का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो किसके बराबर आ गया,
AD बाई BD, और इसको हम नाम दे देंगे कुछ, नाम नंबरिंग हमने कर दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब आओ फिर से AD बाई BD मिल गया। अब तुम बताओ AE बाई EC कहां से मिलेगा? सेम इसी स्टाइल से मिलेगा यार। इस बार फिर से ये वाला ट्राइंगल ले लो, इस बार बेस ये ले लेना, इस ट्राइंगल का बेस इसको ले लेना, हाइट इसको ले लेना, और EC कहां से आएगा? ये रहा EC। EC कहां से आएगा? इस वाले ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो अब देखो फिर से हम लिखेंगे, चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार DEC, हम ट्राइंगल ले रहे हैं DEC। ठीक है, तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो इस बार बेस को ट्रीट किया जा रहा है AE। ठीक है, AE इस बार बेस हो गया, तो हाइट कौन होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? DM, तो DM क्या हो गया? हाइट हो गया DM। ठीक है, एंड फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो हाफ इंटू बेस, बेस कौन हो गया इस बार? EC, ये EC जो है वो बेस का काम कर रहा है, और हाइट कौन हो गया? फिर से DM। इस वाले ट्राइंगल का भी हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर जाएगा। ठीक है, DM इसका हाइट हो गया। तो यहां पे भी क्या होगा? DM और DM कट के खत्म हो गया, हाफ हाफ कट के खत्म हो गया, क्या बच गया हमारे पास? AE बाई EC। इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट नंबर 2। तो अब तुम देखो हमारे पास AD बाई BD का वैल्यू आ गया, AE बाई EC का वैल्यू आ गया, तो बस क्या लिख दें? फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट अगर दोनों आपस में इक्वल होता, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट अगर इक्वल हो जाता, तो हम लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा तो इक्वल है यार, पूरा इक्वल नहीं है। देखो अगर हम इस लेफ्ट वाले पार्ट को कंसीडर करें तो यहां पे देखो ADE लिखा हुआ है, यहां पे भी ADE लिखा हुआ है, मैच कर रहा है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है BDE, यहां पे लिखा हुआ है DEC, यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो अब क्या ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है? क्या हम यहाँ पे DEC को काट के यहाँ पे भी लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल BD? अगर हम ऐसा लिख देंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, और DEC, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा यार। क्लास 9 में एक चैप्टर है पैरेललोग्राम, जिसमें हमने पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि अगर दो लाइन है और वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, दो पॉइंट फिक्स कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया, और एक ट्राइंगल तुम यार कहीं पे भी बना लो, कैसा भी ट्राइंगल बना लो, चाहे भी इस दो पॉइंट से कितने मर्जी जितने मर्जी उतने ट्राइंगल बना लो, ठीक है, चाहे बहुत दूर ऐसा चपटा सा पतला सा ट्राइंगल बना दो, ठीक है, उन सभी ट्राइंगल का एरिया जो बनेगा, उन सभी ट्राइंगल का जो एरिया होगा, मान लो ये पॉइंट ABCDEF, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, एंड एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, तो इन सभी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। मतलब क्या है कहने का, कि थ्योरम का क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। देखो ये जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं सबका बेस सेम है, AB, जितने भी ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ABC, ABD, ABE, ABF, ठीक है, तो सारे ट्राइंगल का बेस सेम हो गया AB, एंड जितने भी ट्राइंगल ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो इन सब का एरिया क्या होगा, इक्वल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। तो उसी रीजन से यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्राइंगल है ऑल्सो हम यहां पे लिखेंगे ऑल्सो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, तो हमें रीजन देना पड़ेगा भैया क्यों इक्वल है, तो रीजन हम लिख देंगे ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, मस्ट है, रीजन मस्ट है, ठीक है, ट्राइंगल्स on the same base and between same
पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। अब तुम देखो और इसको नाम दे दो, कुछ नंबरिंग कर दो, पॉइंट नंबर 3 दे दिया हमने इसको। तो अब तुम देखो ये दोनों ट्राइंगल का भी एरिया इक्वल है। तो अब हम चाहें तो इसको यूज करके यहां पे हम DEC को काट के अब हम लिख सकते हैं DEC के जगह पे अब हम यहाँ पे BDE लिख सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे BDE लिख देंगे तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वल हो गया, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हम उतना मेहनत नहीं करेंगे यार कि इसको ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट दिस इन दिस, नहीं, जरूरत ही नहीं है। तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ देखें तो तीनों से मिला के कंक्लूजन क्या निकल रहा है? तीनों से कंक्लूजन ये निकला कि भैया लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो चुका है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो गया तो राइट वाला पार्ट इक्वल हो गया। बस तुम्हें इतना ही लिख देना, ज्यादा उतना पुट पार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हो गया, जो होना था हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, हैंस प्रूव्ड। बस ये इतना ही है, BPT खत्म, हैंस प्रूव्ड। तो अब तुम देखो कितने लाइन का, थोड़ा बोलने में मेरे को ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अगर लिखावट की बात करें हम इसमें तो तुम देखो बहुत ज्यादा नहीं है, इतना छोटा सा इसका प्रूफ है। गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया, और प्रूफ में मात्र 3 स्टेप, 1 2 3, चौथा में हो गया। पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो दिखाया, एरिया का रेशियो, फिर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाला, उसमें से 2 आ गया। तीसरे में हमने दिखाया कि भैया ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होता है, ठीक है। बस तो लिखने, ये तो यार बोलने में इतना टाइम लग गया, बताना पड़ा कि ये इसके बराबर होता है, क्यों होता है, सब समझाना पड़ा। लिखने में यार कितना देर लगेगा, ठीक है। तो यही यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको तुम लोग, ठीक है। तो ये था थेल्स थ्योरम, इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब आते हैं यार इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है, अब आओ कोरोलरी पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोलरी ऑफ BPT, ठीक है। कोरोलरी क्या है भैया, ठीक है। तो कोरोलरी मतलब अगर कोई एक स्टेटमेंट को या थ्योरम को कोई भी एक चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उस प्रूवन स्टेटमेंट से हम और क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट। देखो तो यहां पे ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है, कि एक ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ट्राइंगल ABC के अंदर अगर DE पैरेलल टू BC है, ठीक है, ये हेयर इफ DE is parallel to BC then AD by BD is equal to AE by EC होगा। हम लोग इस बात को प्रूव कर चुके हैं। जब भी अगर ऐसा हो जाए ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब जब ऐसा होगा तो इसको हम और मॉडिफाई करके इसी स्टेटमेंट को हम और थोड़े से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, AD बाई BD ना लिख के हम पूरा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AD बाई BD ना लिख के हम पूरा कंप्लीट AB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AE बाई EC ना लिख के हम पूरा AC लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज प्रूव हो चुका है तो इसी के हेल्प से ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये पार्ट लिख के तुम भैया BD मत लिखो, पूरा लिख लो, और ये पार्ट लिख के EC मत लिखो, पूरा लिख लो। ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम और क्या लिख सकते हैं, AD ना लिख के हमने लिख लिया BD, ठीक है, और BD लिख के भी हम पूरा लिख सकते हैं, BD बाई AB इज इक्वल टू EC लिख के भी हम पूरा लिख सकते हैं, EC इज इक्वल टू AC। अगर कहीं हमें जरूरत पड़ा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऐसा तो होगा ही होगा, साथ में ऐसा भी होगा एंड ऐसा भी होगा। क्यों होगा भैया, तो यही है कोरोलरी, ठीक है। तो ये कहां से आया, इसी स्टेटमेंट से ये भी प्रूव होगा एंड इसी स्टेटमेंट से ये भी प्रूव होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, ऐसे बना लो कोरोलरी क्या है। अब तुम और चाहो तो इस लाइन को हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। AB को ऊपर लिख दो, AD को नीचे लिख दो, AC को ऊपर लिख दो, EC को AE को नीचे लिख दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड। एंड यहां भी हम रेसिप्रोकल बोथ साइड कर सकते हैं, AB को ऊपर लिख दिया,
BD को नीचे लिख दिया, AC को ऊपर लिख दिया और EC को, ये अपनी जरूरत के हिसाब से। कहने का मतलब क्या है कोरोलरी में, कि इन दोनों में से कोई एक पार्ट को उठाया, साथ में पूरी लाइन लिख दी, इन दोनों में से एक पार्ट को उठाया, साथ में पूरी लाइन। हाँ, ये नहीं कि इधर में AD को उठा लिया, AD बाई AB लिख दिया, और इधर में EC को उठा लिया, EC बाई AC, नहीं, वो नहीं चलेगा। AD बाई AB और AE बाई AC, या फिर BD बाई AB एंड EC बाई AC, ऐसा तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो हम ये ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे कर सकते हैं इसका प्रूफ, तो वो अब हम यहां पे प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, ये आया कैसे, अब देखो इस चीज को हम दोनों एक ही साथ हम प्रूव कर देते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, और एक बार हम इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल, एक बार अगर लाइन पैरेलल थी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो एक बार हमने इसको ऐसे ही लिख लिया और एक बार इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, BD बाई AD इज इक्वल टू EC ऊपर चला गया, EC बाई AE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो प्रूफ एक साथ चल रहा है। ठीक है, दोनों में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो AD बाई BD प्लस 1 हमने कर दिया यहाँ पे भी, और इक्वल टू AE बाई EC प्लस, सर ये प्लस 1 क्यों कर दिया, बता रहे हैं, जो चीज, ये चीज कहां से आया, इसको प्रूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। देखो प्लस 1 करेंगे तो होगा क्या, तुम समझो, यहाँ पे अगर हम प्लस 1 करेंगे तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने का ऑप्शन मिलेगा। एक बार फिगर को यहाँ पे फिर से बना के दिखाते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABCDE। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ है बाई BD लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा AB बनेगा कैसे, सोचो पूरा AB कैसे बनेगा, जब हम AD को और BD को जोड़ देंगे तभी ना पूरा AB बनेगा। तो AD और BD जुड़ेगा कैसे, AD और BD इस फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जुड़ेगा कैसे, तो जब अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो अब हमें एलसीएम लेने का ऑप्शन मिलेगा। एलसीएम में क्या होगा, जो BD है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा AD प्लस BD बाई BD रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, AE ये हो जाएगा AE प्लस EC बाई EC। तो अब तुम देखो AD और BD मिलके क्या बन गया, AD और BD मिलके बन गया AB बन गया पूरा। हम यहाँ पे AB लिख सकते हैं बाई BD इज इक्वल टू AE और EC मिलके क्या बन गया, AE और EC मिलके पूरा बन गया AC बाई हम क्या लिख सकते हैं, EC। तो तुम देखो एक पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, एक पार्ट प्रूव हो गया, BD और EC बच गया, BD और EC बच गया, और साथ में पूरी लाइन आ गई AB और AC। देखो AB और AC आ गया, BD और EC। ठीक है, अब इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो AB नीचे चला जाएगा, इस फॉर्म में है तो AB ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस फॉर्म में रखना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो बात रेसिप्रोकल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखो या रेसिप्रोकल करके लिखो, बात बराबर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी लाइन है और BD और EC है, BD और EC नीचे वाला हिस्सा, ट्राइंगल का ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस फॉर्म में था। देखो समझना यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, डिनोमिनेटर में BD था, EC था, जब हमने प्लस 1 करके सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में जो BD था वो तो बच गया, जो EC था वो भी बच गया, न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया, AD खत्म हो गया। देखो AD खत्म कैसे हुआ, क्योंकि प्लस 1 करते हैं तो BD न्यूमरेटर में जाके जुड़ गया, तो वो बन गया AB। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, जब हम प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे ना, तो जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास बच जाएगा और ऊपर में कंप्लीट वाली साइड आ जाएगी। तो अब तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस बार डिनोमिनेटर में क्या है, AD और AE है, इस बार डिनोमिनेटर में क्या है, AD और AE है। तो अब अगर हम प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे, BD अपॉन AD प्लस 1 कर दिया इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1 कर दिया यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BD प्लस AD हो गया बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE हो गया बाई AE। ठीक है, BD और AD मिलके क्या बन जाएगा,
बीडी और एडी मिलके पूरा एबी बन जाएगा, ये पूरा एबी बन गया, यहां बन जाएगा पूरा एबी बाई एडी, और यहां पे ईसी और एई मिलके पूरा एसी बन गया बाई एई। तो अब तुम देखो क्या आ गया हमारे पास, आ गया ना कि एक जगह पे देखो ए बी बाई ए सी यहां भी आ रहा है, ए बी बाई ए सी यहां भी आ गया, यहां पे आ रहा है बी डी बाई ई सी, नीचे यहां पे सामने दिखे फिगर, समझ में एक बार फिर से यहीं पे फिगर बना देते हैं, ए बी सी डी ई, देखो ए बी ए सी, ए बी और ए सी आ गया, यहां पे आ रहा है बी डी ई सी, बी डी और ई सी आ गया, ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है ए बी बाई ए सी आ रहा है, ए डी ऊपर वाला हिस्सा आ गया और ए ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब इसको तुम चाहो तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो ए बी नीचे चला जाएगा, बी डी ऊपर आ जाएगा, इस फॉर्म में लिखो इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। तो क्या समझ में आया कि अगर ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, तो इसी के हेल्प से हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंड इसी के हेल्प से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कोरोलरी, ठीक है। तो अब इसका जो यूज है वो तुम्हें क्वेश्चन जब एग्जांपल 1, ठीक है, थ्योरम के बाद जो पहला ही एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे वहीं पे इसका यूज है, वहां मतलब ये जो मैंने कोरोलरी एक्सप्लेन किया है वो एज ए एग्जांपल के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। तो अब तुम जो एग्जांपल 1 पढ़ोगे वहां पे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, वहां पे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ +1 करके, तो वहां पे तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि सर ये +1 क्यों कर रहे हो, ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोरोलरी ही वहां पे एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप करते हैं कि समझ में आ गया होगा यार अच्छे से। तो कोरोलरी को काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कोरोलरी इग्नोर नहीं करो यार, ठीक है, और समझ लो इसको। तो मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लेके जाना है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि +1 करके ले जा सकते हैं या रेसिप्रोकल करके +1 करके ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में तुम जिसको जिंदा बचाना चाहते हो, मतलब जिसको, वो जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो जिंदा बचेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो BD था तो BD बच गया, यहाँ AD था तो AD बच गया, न्यूमरेटर में BD था, BD खत्म होके AB बन चुका है, यहाँ पे AD था, AD खत्म होके AB बन चुका है, न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? क्योंकि +1 करते हैं तो एलसीएम उसके साथ जाके जुड़ता है, ठीक है, बहुत बोल दिया, चलो। तो ये हो गया हमारा बीपीटी थ्योरम एंड आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं यार, कहाँ गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। चलो बाय बाय। इस वीडियो में